चलिए आज बात करते हैं हिंदी साहित्य की एक ऐसी कहानी की जो दिल को छू भी लेती है और सच कहूं तो झकझोर भी देती है। अमरकांत जी की लिखी हुई बहादुर। ये कहानी एक मासूम लड़के की है, हाँ, लेकिन ये हमारे समाज का वो आईना भी है जिसमें झांकने की हिम्मत शायद हम सब में ना हो। कहानी के बिल्कुल अंत में ये सवाल उठता है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है और हाथ में सिर्फ पछतावा रह जाता है। और यही वो सवाल है जो हमें कहानी की शुरुआत में वापस खींच कर ले जाता है, ये समझने के लिए कि आखिर इतना कुछ गलत हुआ कैसे। तो कहानी का पहला पड़ाव, एक घर में एक अजनबी का आना। यहाँ से सब शुरू होता है, बहादुर के आने से। पहाड़ों से आया एक लड़का जो अपने साथ एक उम्मीद लेकर आता है और अनजाने में एक तूफान भी। जरा सोचिए, दरवाजे पर कोई 12-13 साल का एक पहाड़ी लड़का खड़ा है। साधारण से कपड़े हैं, आंखों में एक अजीब सा भोलापन है और चेहरे पर वो सादगी जो शहर की चालाकियों से कोसों दूर है। ये था बहादुर का पहला परिचय, एक ऐसा चेहरा जो उस घर के लिए बिल्कुल नया था। तो आखिर ये बहादुर है कौन? नेपाल से आया एक लड़का है जिसके पिता जंग में गुजर चुके हैं। स्वभाव से बहुत मेहनती और हंसमुख है, लेकिन थोड़ी किस्मत का मारा है। हुआ यूं कि माँ की प्यारी भैंस को उसने मार दिया और बस माँ के गुस्से के डर से वो बेहतर जिंदगी की तलाश में घर से भाग आया। और फिर आता है कहानी का दूसरा दौर, सबसे खूबसूरत दौर, जब बहादुर उस घर का दिल बन गया था। एक ऐसा वक्त जब वो नौकर नहीं बल्कि घर की जान था, एक तोहफे की तरह जिसे हर कोई बस प्यार करता था। बहादुर के आने से ना उस घर की सारी खामोशी जैसे टूट गई थी। उसकी मौजूदगी ने दीवारों में भी जान डाल दी थी। काम करते करते अपनी पहाड़ी बोली में गुनगुनाना और उसकी खिलखिलाहट पूरे घर में एक संगीत की तरह फैल जाती थी। घर में जैसे एक नई जान आ गई थी। परिवार ने उसे कितना अपनाया था, इसका सबसे बड़ा सबूत तो उसका नाम ही था। कथावाचक की पत्नी निर्मला ने उसके नाम बहादुर के आगे दिल लगा दिया था। दिल बहादुर। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि वो लड़का शुरुआत में उस परिवार के दिल में बस गया था। लेकिन जैसा अक्सर कहानियों में होता है, खुशियों का ये दौर ज्यादा लंबा नहीं चला और यहाँ से कहानी एक बहुत ही उदास मोड़ लेती है, जहाँ दया धीरे धीरे खत्म होने लगती है और सम्मान का भाव फीका पड़ने लगता है। ये बदलाव देखिए, कैसे प्यार और सम्मान धीरे धीरे डांट और अपमान में बदल गया। वो लड़का जो कभी घर का दिल बहादुर था, अब बस एक नौकर था, जिसके भावनाओं की, जिसके दिल की कोई कीमत नहीं थी। ये जहर ना धीरे धीरे फैला। पहले घर के बेटे किशोर ने उसे अपना नौकर समझ लिया और बात बात पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। फिर निर्मला भी पड़ोसियों की बातों में आकर उस पर शक करने लगी। और हद तो तब हो गई जब एक दिन खुद कथावाचक ने, जिसने उसे पनाह दी थी, सारी इंसानियत भूलकर उस पर हाथ उठा दिया। और अब कहानी उस मोड़ पर है जहां क्रूरता अपनी सारी हदें पार कर देती है। बात अब विश्वास की थी और एक झूठे इल्जाम ने बहादुर के आत्मसम्मान को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ। रिश्तेदार घर आए, पैसों के गायब होने का एक नाटक हुआ और बिना सोचे समझे, बिना किसी सबूत के सारा इल्जाम बहादुर पर डाल दिया गया। जब उस बेचारे ने अपनी बेगुनाही की बात की तो उसे बेरहमी से पीटा गया। बस उस घर में भरोसे का वो आखिरी दिन था। उस एक पल में बहादुर की खामोशी शायद उसकी चीखों से भी ज्यादा जोर की थी। उसकी आंखों से जो आंसू बह रहे थे वो सिर्फ दर्द के नहीं थे, वो टूटे हुए विश्वास और बेबसी के थे। वो उस गुनाह की सजा भुगत रहा था जो उसने कभी किया ही नहीं था। तो अब कहानी अपने अंजाम पर है। बहादुर चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद जो खामोशी उस घर में रह गई, वो शायद हमेशा के लिए उन लोगों के कानों में गूंजने वाली थी। ये कहानी के असर और उसके सबक का समय है। अगली सुबह बहादुर जा चुका था। बस ना कोई शिकायत, ना कोई सवाल, वो चुपचाप हमेशा के लिए उस घर को छोड़ के चला गया। ये कोई भागना नहीं था, ये उस परिवार के बुरे बर्ताव का एक खामोश जवाब था। और कमाल देखिए, जाते जाते भी वो अपनी ईमानदारी का सबूत छोड़ गया। अपना सारा सामान, पुराने कपड़े, फटे जूते और उसकी जो सबसे कीमती दौलत थी, कुछ कंचे और पत्थर, वो सब वहीं छोड़ गया। जैसे खामोशी से कह रहा हो कि उसने कुछ नहीं चुराया, वो तो बस अपनी इज्जत लेकर जा रहा है। और फिर हमेशा की तरह बहुत देर से सच सामने आया। पता चला कि पैसे तो कभी चोरी हुए ही नहीं थे। और ये जानते ही पूरे परिवार के दिल पर पछतावे का एक भारी बोझ आ गया। लेकिन अब क्या फायदा,
माफी मांगने के लिए तो कोई था ही नहीं। तो इस कमाल की दिल को छू लेने वाली कहानी के पीछे जो कलम है वो है अमरकांत जी की। वो मध्यम वर्गीय समाज के दोहरे चरित्र को दिखाने में माहिर थे और बहादुर उनकी इसी कला का सबसे शानदार उदाहरण है, जो दिखाता है कि कैसे आम लोग ही दया और क्रूरता के बीच झूलते रहते हैं। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या हम किसी चीज की कीमत तभी समझते हैं जब हम उसे खो देते हैं? बहादुर की कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी इंसानियत और हमारी सहानुभूति क्या सिर्फ किसी के चले जाने के बाद ही जागती है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। कभी सोचा है कि हमारे नाखून आखिर क्यों बढ़ते हैं? सुनने में तो ये बहुत ही आम सा सवाल लगता है ना? लेकिन लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के एक निबंध में यही छोटा सा सवाल जिंदगी के एक बहुत गहरे दर्शन का दरवाजा खोल देता है। तो चलिए देखते हैं कि इस छोटे से सवाल में कितना बड़ा राज छिपा है। कहते हैं ना कि सबसे मुश्किल सवाल अक्सर बच्चे ही पूछते हैं। उनकी मासूमियत में ऐसी उलझनें होती हैं जिनका जवाब देना बड़ों के लिए भी आसान नहीं होता। और ये कहानी भी कुछ ऐसी ही शुरू होती है। तो हुआ यूं कि लेखक की छोटी सी बेटी ने उनसे पूछ लिया, पिताजी, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? अब एक पिता के लिए ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक ऐसी पहेली थी जिसने उन्हें बहुत गहरे सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा, हमारे अतीत में। ये जवाब हमारे विकास की कहानी में छुपा है, उस जमाने में जब इंसान बनने की प्रक्रिया में था। सोचे, आज हम जिन नाखूनों को बेकार समझकर बस काट देते हैं, वो कभी हमारे पुरखों के लिए सिर्फ नाखून नहीं थे। नहीं, वे जिंदा रहने का एक बहुत जरूरी औजार थे। मतलब जब कोई पत्थर या धातु के हथियार नहीं थे, तब यही नाखून थे, हमारे असली हथियार। इनसे ही वो अपनी जान बचाते थे, शिकार करते थे। ये असल में हमारे अंदर की पशुता की एक जीती जागती निशानी है। लेकिन फिर इंसान ने एक फैसला किया, एक अलग रास्ता चुना। उसने अपनी इस जंगली विरासत को, कह सकते हैं, ठुकरा दिया। और बस यहीं से शुरू होता है इंसानियत का असली संघर्ष। पता है, हर कुछ दिन में जब हम अपने नाखून काटते हैं तो हम असल में अनजाने में एक बहुत ही गहरा फैसला कर रहे होते हैं। एक ऐसा चुनाव जो हजारों सालों से दोहराया जा रहा है। तो देखिए, यही है पूरी कहानी का निचोड़। एक तरफ है नाखून जो अपने आप बढ़ते रहते हैं, ये शरीर की एक जंगली अनियंत्रित आदत है। और दूसरी तरफ है हमारा फैसला उन्हें काटने का। ये हमारी इंसानियत है, हमारी मनुष्यता का सोचा समझा कदम। तो हर बार जब कोई अपने नाखून काटता है तो वो मानो एक ऐलान कर रहा है, एक घोषणा कि हमने जंगलीपन पर सभ्यता को चुना है। ये हिंसा पर अहिंसा की और पाशविकता पर मनुष्यता की जीत का एक छोटा सा प्रतीक है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। द्विवेदी जी इसी छोटे से काम से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि भाई, इंसान की असली कामयाबी आखिर है क्या चीज? तो लेखक यहाँ दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, दो अलग अलग तरह की कामयाबी समझाने के लिए। एक है सफलता, जो बाहरी चीजों को जमा करने से मिलती है, जैसे हथियार, ताकत, पैसा। और दूसरी है चरितार्थता, जो प्रेम, त्याग और मन की शांति से मिलती है। मतलब चरितार्थता का सीधा सा मतलब है खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों की भलाई के लिए जीना। ये चीजें इकट्ठा करने से नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग, इन सब अंदरूनी गुणों से आती हैं। और बस यहीं पर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। नाखून काटना क्या है? ये एक तरह का सेल्फ कंट्रोल है, एक अनुशासन जो हम खुद पर लगाते हैं। और यही सेल्फ कंट्रोल हमें उस असली मानवीय संतुष्टि, मतलब चरितार्थता की तरफ ले जाता है। पर एक मिनट, ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। ये कभी खत्म ही नहीं होती। इंसान के अंदर ये जो खींचतान है ना, ये हमेशा चलती रहती है। क्योंकि देखिए, हम कितनी भी कोशिश कर लें, नाखून तो फिर से उगाते हैं। और ये सिर्फ शरीर की सच्चाई नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रतीक है हमारे मन की सच्चाई का। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर की वो जंगली प्रवृत्ति, वो पशुता कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। वो बार बार सिर उठाती है। और इसीलिए इंसान होना कोई मंजिल नहीं है जहां हम पहुंच गए और बस। नहीं, ये तो एक लगातार चलने वाला संघर्ष है। और इसी संघर्ष में इंसानियत की जिद दिखती है। जैसा लेखक कहते हैं,
कमबख्त नाखून बढ़ें तो बढ़ें, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। मतलब हमारी पुरानी आदतें कितनी भी मजबूत हों, इंसानियत का जो संकल्प है वो हमेशा उन्हें काबू में रखेगा। तो अगली बार जब कोई अपने नाखून काटे तो एक पल के लिए ये सोचना दिलचस्प होगा कि ये सिर्फ साफ सफाई का काम नहीं है, ये एक चुनाव है, सभ्यता का, इंसानियत का और आत्मनियंत्रण का। तो सवाल ये है कि असल में क्या चुना जा रहा है? चलिए आज गोता लगाते हैं मछली नाम की इस कहानी की गहराइयों में। ये एक ऐसी कहानी है जो मासूमियत और जिंदगी की कठोर सच्चाई के बीच के उस पहले टकराव को बड़े ही पॉइंटेंट तरीके से हमारे सामने रखती है। कहानी की शुरुआत तो होती है 3 मछलियों से, पर बहुत जल्द ही ये कहानी जीवन, मृत्यु और उस एक पल के बारे में बन जाती है जब एक बच्चे की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है। तो चलते हैं उस जगह पर जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। सोचिए, एक बाजार है, खूब भीड़-भाड़, शोर शराबा, और उसी हलचल के बीच एक पिता अपने बेटों के साथ है। और बस यहीं हमारी कहानी की शुरुआत होती है। होता यह है कि पिताजी 3 मछलियां खरीदते हैं, लेकिन उनमें से एक पहले ही मर चुकी है, बेजान है। ये मौत का पहला एहसास है जो कहानी में आता है, और हमारा सारा ध्यान उन 2 जिंदा मछलियों पर टिक जाता है। और बस यहीं से छोटे बेटे संतू के मन में एक डर घर कर जाता है, एक चिंता कि कहीं ये मछलियां भी झोले में ही बिना पानी के दम न तोड़ दें। एक बच्चे की ये छोटी सी फिक्र धीरे धीरे इस कहानी का दिल बन जाती है। अब उन मछलियों का नया ठिकाना है पानी से भरी एक बाल्टी, और घर तक का ये जो छोटा सा सफर है ना, यहीं पर 2 अलग अलग दुनियाएं टकराने वाली हैं। एक बच्चे की मासूमियत और एक बड़ी देखी परखी हकीकत। और यहीं पर कहानी का असली टकराव सामने आता है। एक तरफ है संतू, जिसे उन मछलियों में जिंदगी दिख रही है, एक उम्मीद, वो उन्हें कुएं में डालकर बचाना चाहता है। और दूसरी तरफ है घर का नौकर भग्गू, जिसके लिए वो मछलियां बस आज का खाना है। 2 नजरिए एक ही बाल्टी के चारों तरफ। बाहर बारिश हो रही है, बाकी बच्चे अपने भीगे कपड़े निचोड़ने में लगे हैं, पर संतू, उसकी दुनिया तो उस बाल्टी में सिमट गई है। वो बस उन्हें देखे जा रहा है, और न जाने कब उसके दिल में इन मछलियों के लिए गहरा सा लगाव पैदा हो रहा है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां संतू एक ऐसे सवाल से जूझता है जो उसकी छोटी सी दुनिया को हिलाकर रख देने वाला है। एक बच्चे का बड़ा ही मासूम सा लेकिन बहुत गहरा सवाल, क्या एक मछली की आंख में मेरी परछाई दिख सकती है? असल में वो बस ये जानना चाहता है कि क्या वो उस छोटी सी जान के साथ किसी भी तरह से जुड़ा हुआ है, क्या कोई कनेक्शन है? और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो हिम्मत करके कांपते हुए हाथों से एक मछली को बाल्टी से बाहर निकालता है। वो उसे अपने चेहरे के बिल्कुल करीब लाता है, उसकी छोटी सी काली आंख में अपनी परछाई खोजने की एक उम्मीद लिए हुए। और फिर वो पल आता है जो दिल तोड़ देता है। वो अपनी दीदी से कहता है, दीदी देखो, इसमें मेरी परछाई नहीं दिखती। बस उसी एक पल में उसे ये एहसास हो जाता है कि वो और मछली 2 अलग अलग दुनियाएं हैं, उनके बीच कोई पुल नहीं है। इस एहसास के बाद संतू बस खामोश हो जाता है, एकदम चुप, और उसकी ये खामोशी हजारों शब्दों से ज्यादा भारी है। ये दुनिया की कठोर सच्चाई के सामने एक बच्चे की पहली हार है, पहली निराशा। कहानी अब अपने आखिरी सबसे मुश्किल पड़ाव की तरफ बढ़ रही है। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा है, क्योंकि जो होना है वो अब होकर रहेगा। अब तैयारी शुरू होती है उन चीजों की जो संतू की बची खुची उम्मीद को भी खत्म कर देंगी। एक लकड़ी का पाटा लाया जाता है काटने के लिए, और एक पत्थर चाकू की धार तेज करने के लिए। ये साधारण चीजें नहीं, ये एक अंत का ऐलान है। और फिर भग्गू एक मछली को उठाता है और उसे काटने के लिए ले जाता है। उसके हर एक कदम के साथ संतू के आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ रही है। और फिर वो कुछ कर तो नहीं पाता, बस एक बेबसी भरी चीख निकलती है उसके मुंह से, अरे अरे। ये एक बच्चे की आवाज है जो कुछ रोकना चाहता है, पर उसे रोक नहीं सकता। लेकिन कुछ भी नहीं बदलता। उसकी बहन उसे कस के पकड़ लेती है, अपनी बाहों में छिपा लेती है, जैसे उस कठोर सच से उसकी आंखों को, उसकी मासूमियत को बचाना चाहती हो। कहानी का अंत किसी संवाद से नहीं होता, बल्कि एक महक से होता है। पूरे घर में मछली के पकने की गंध फैल जाती है। ये वही हकीकत है जिसे संतू बदलना चाहता था, पर बदल नहीं पाया। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक लड़के और एक मछली के बारे में नहीं है,
ये उस पल के बारे में है जब हम सब की मासूमियत का सामना पहली बार जिंदगी की किसी कठोर सच्चाई से होता है। वो एक पल जब पता चलता है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसा हम सोचते थे।